चलिए आज हम जानते हैं। इसके पहले हम दो दो चैप्टर ख़त्म कर दिए थे प्रकाश के परावर्तन के। फर्स्ट चैप्टर में दिया था लाइट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जाना था, और दूसरा चैप्टर में बहुत डिटेल से समझाया गया है, जो कि वो बहुत अच्छा लगा बच्चों को, और बच्चा बहुत अच्छा इसको पसंद भी किया। और जितना भी आपके रिलेशन में कोई भी अगर बच्चा पढ़ रहे हैं, वो लिख रहे हैं या मैट्रिक का तैयारी कर रहे हैं, तो उसको ये वीडियो भेजिए और एक लाइक और सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करिएगा। तो चलते हैं वीडियो की ओर। और ये हम जानेंगे आज प्रकाश के। इसके पहले हम पढ़ लिए थे प्रकाश के बारे में, अब जानना होगा। पहला शुरू है दर्पण। इसके पहले कई चीज़ हम जान गए थे, जो कि अपसारी किरण पुंजों के या समांतर किरण पुंज, ये सब जान गए थे। आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण के बारे में। तो हम जानेंगे प्रकाश लाइट। तो लाइट के बारे में जानना है हमको। तो लाइट के बारे में क्या है, ध्यान दीजिएगा। समतल दर्पण, गोली दर्पण, ये जो आपको ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि परीक्षा में महत्वपूर्ण ये वीडियो देंगे। और ये वीडियो में हम परिभाषा के बारे में जानेंगे और कई चीज़ के बारे में हमको जानना है, ये चीज़ के बारे में। तो चलते हैं बिना समय गवाए हुए, हम वीडियो की ओर चलते हैं। अच्छा लगेगा आपको वीडियो, ये चीज़ देखने में जो हम बता रहे हैं, ये वीडियो देखने में आपको अच्छा लगेगा। चलते हैं। समतल दर्पण। समतल दर्पण होता है, दर्पण पहले जानते हैं। दर्पण के बारे में हम पढ़ दिए थे कि दर्पण एक होता है, पारदर्शी चीज होते हैं, उसका एक भाग एग्रेंटियम नाइट्रेट से रंगा हुआ रहता है। हम बताए थे AgNO3, इसका पेंट किया जाता है। पहले पारदर्शी रहता है, दोनों तरफ क्या रहते हैं, दोनों तरफ पारदर्शी रहते हैं। तो एक भाग जो होते हैं वो सोना के सिल्वर के तरह या चांदी के कलर से रंग दिए जाते हैं। तो ये सिल्वर के कलर से रखेंगे तो एग्रेंटियम नाइट्रेट से रंगा जाता है। कभी कभी ये एग्रेंटियम नाइट्रेट किसमें दिया जाता है, जिस समय वोटिंग होते हैं उस समय एग्रेंटियम नाइट्रेट यहाँ लगा हुआ रहता है, यहाँ पे नाखून में लगाया जाता है, वो जो कि जल्दी मिटता नहीं है। तो एग्रेंटियम नाइट्रेट जो है, इसी का प्रयोग करके वो क्या करते हैं, मिरर बनाते हैं, पीछे में रस्टित किया जाता है। तो आगे हम जानते हैं समतल दर्पण और गोली दर्पण, परवलय दर्पण। दर्पण तो समझने में आ गया, पारदर्शी वस्तुओं को एक भाग रंगा जाता है रंगीन से, सिल्वर नाइट्रेट या कोई ऐसे रंगीन रस्टित किया जाता है, उसी को हम क्या कहेंगे, दर्पण कहेंगे। अब आगे चलते हैं। दर्पण में होता है, अगर दर्पण पूछ दे तो दर्पण होता है खाली तीन तरह का, समतल दर्पण, गोली दर्पण और परवलय दर्पण। तीन तरह के दर्पण होते हैं। तो समतल दर्पण हो गया वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल हो, उसे हम समतल दर्पण कहेंगे। जैसे देख लीजिए यहाँ पे लिखे हैं, जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो। समतल मतलब समझ रहे हैं, समतल मतलब इस तरह होना चाहिए, परावर्तक सतह प्लेन रहना चाहिए, तो उसको हम क्या कहेंगे, समतल दर्पण कहेंगे। क्या कहेंगे उसको, समतल दर्पण। और समतल दर्पण के विशेषता के बारे में हम पहले वीडियो में ही बता दिए हैं कि समतल दर्पण की विशेषता क्या है, क्या काम करता है। समतल दर्पण में थीटा कोण से, अगर जहाँ कोई थीटा कोण से दर्पण को घुमाएगा तो 2 थीटा कोण से घूमेगा। अगर समतल दर्पण की और हम 20 डिग्री, अगर वो क्या कहते हैं 2 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ेंगे तो वो 4 मीटर प्रति सेकंड उसमें दिखाई देंगे। तो ये है समतल दर्पण की विशेषता, और अन्य चीज़ जो है विशेषता, उसके बारे में हम पहले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। अब सेकेंड वीडियो हम जान रहे हैं। सेकेंड वीडियो में ये सारी चीज़ के बारे में हम जानेंगे जो कि परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलते हैं। अब हम जानते हैं गोली दर्पण। समतल दर्पण के बारे में समझिए। गोली दर्पण होता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का भाग होते हैं, खोखले गोले का एक भाग होंगे। मतलब ये गेंद को अगर गेंद को आधा आधी काट दें तो वो एक खोखला गोला निकलेगा, और वो खोखला गोला को अगर हम क्या करें, इस तरह गोला है खोखला गोला, बाहर रंग देंगे तो बाहर अगर ऊपर उभरा हुआ रंग देंगे
तो वो हो जाएगा क्या चीज़, उभरा हुआ अगर रंग देंगे, उभरा हुआ चीज़ को रंग देंगे तो देखने के लिए इधर हमको चाहिए, देखेंगे इधर से, तो ये दर्पण क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा अवतल दर्पण कहलाएगा। अगर बाहर की इधर हम रंग दिए, अंदर की ओर रंग दिए, तो ये देखने के लिए ये हो जाएंगे। आगे हम चलेंगे, बहुत चीज़ ऐसे ऐसे हैं जो कि बहुत विस्तार से हम सीखेंगे और जानेंगे, जो कि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आपको इंटरेस्ट लगेंगे कि साइंस अब कितना हल्का हो गया, इजी हो गया, जो कि अब पढ़ना बहुत मुश्किल पहले था, अब वो पढ़ सकता है और समझ सकता है। तो समझें, अब जानते हैं अवतल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसी हो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहेंगे। इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर कहते हैं, और ये होता है कॉन्वेक्स मिरर। तो ये हो गया कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स ये होता है, कॉनकेव होता है ऊपर वाला और कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो अवतल दर्पण समझने में आ गया। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट है क्या दिखे हैं, यहाँ पे धंसा हुआ भाग है। जैसे हम बात करते हैं, एक नया चम्मच लीजिएगा स्टील का, वो चम्मच को अगर ऐसे वाला भाग हम ऐसे इस और हम देखेंगे गड्ढा वाला भाग होते, तो वह किस तरह हमको दिखाई देगा, अवतल दर्पण की तरह, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण क्या होता है, उसमें प्रतिबिंब आप पढ़े होंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है उल्टा बनता है। जैसे नया नया चम्मच आप लाइएगा, ऐसे करके अगर देखिएगा तो उसमें आपका प्रतिबिंब जो है ना उल्टा दिखाई देगा, मूड़ी नीचे और सिर ऊपर, मूड़ी नीचे और वो ऊपर दिखाई देंगे। तो ये हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को और नाम से जाना जाता है अभिसारी दर्पण, भी कभी कभी पूछ देते हैं परीक्षा में, अभिसारी दर्पण भी इसको कहते हैं। तो आगे हम जानते हैं उत्तल दर्पण। जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हो उसे हम कहेंगे अपसारी दर्पण। क्या कहेंगे, अपसारी दर्पण भी कहेंगे या उत्तल दर्पण भी कह सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझने में आ गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। इसका क्या चीज़ होता है, इसमें होता है उभरा हुआ भाग। क्या होता है, उभरा हुआ भाग। तो देखिए ये है उभरा हुआ भाग, इधर हम रख देंगे, देखने के लिए हमको किधर चाहिए, इधर हमको देखने के लिए चाहिए, इधर से। जैसे हम चम्मच ले लिए, चम्मच का ये कोना से हम देख रहे थे, तो ऐसे देख रहे थे गड्ढा होकर के, तो वो हो रहा था क्या, देख रहे थे तो गड्ढा की ओर स्थित क्या था, धंसा हुआ भाग। ये क्या था, धंसा हुआ भाग। तो धंसा हुआ भाग को हम क्या कह रहे थे, अवतल दर्पण। और अगर ये चम्मच को ऐसे हम उल्टा के रख दें और ऐसे करके अगर हम देखेंगे, तो उठा हुआ भाग दिखाई देगा, उभरा हुआ भाग जो दिखाई देगा, उसमें देखिएगा प्रतिबिंब आपका कैसा दिखाई देंगे, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देंगे। कैसा दिखाई देंगे, सीधा प्रतिबिंब दिखाई देंगे। तो उसको हम कहेंगे उत्तल दर्पण। क्या कहेंगे, उसको उत्तल दर्पण कहेंगे। और उत्तल दर्पण का दूसरा नाम क्या भी बोला जा सकता है, अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। चलिए आगे जानते हैं, समतल दर्पण के बारे में समझ गए। जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल हो उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। अब वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र होता है, अब हम बना लिए यहाँ पे, ये एक खोखले गोले का भाग हुआ। तो खोखले गोले का जो भाग होता है उसका जो एक सेंटर होता है, बीचों बीच जो सेंटर होता है, बीचों बीच जो सेंटर होता है, उसी को हम क्या कहेंगे, ये खोखले गोले का जो भाग होता है उसका सेंटर को हम कहेंगे क्या चीज़, वक्रता केंद्र कहेंगे। तो वही है गोली दर्पण। जिस खोखले गोले का एक भाग होता है, उस खोखले गोले का जो भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, बीच वाले केंद्र को क्या कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, वक्रता केंद्र कहेंगे, सेंटर कहेंगे। मतलब इसको सी से सूचित करेंगे। आगे हम चलते हैं, ध्रुव। ध्रुव मतलब होता है पोल। ध्रुव को क्या कहते हैं हम, पोल कहते हैं, पोल पी से। तो पी ये वाला, तो देखिए दर्पण ये हुआ, दर्पण के यहाँ से यहाँ तक दर्पण हुआ, दर्पण के बीचों बीच जो बिंदु हुआ, दर्पण के बीचों बीच या मध्य बिंदु भी इसको कह सकते हैं। बीचों वाले बिंदु को क्या कहेंगे, मध्य बिंदु। तो एक भी चीज़ आपको परिभाषा याद नहीं करना है, जो हम बताते जाते हैं उस अनुसार से आप पढ़िए। तो ध्रुव, ध्रुव जो होता है गोल दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। गोली दर्पण हुआ, गोली दर्पण यहाँ से यहाँ तक हुआ,
तो इसके मध्य बिंदु मतलब बीचों बीच वाला जो बिंदु होगा, मध्य बिंदु कहिए या बीचों बीच वाला जो बिंदु होगा, उसको हम क्या कहेंगे? उसको कहेंगे क्या चीज? ध्रुव कहेंगे अर्थात पोल कहेंगे। तो इसको हम क्या चीज से सूचित करते हैं? P से। अब मुख्य फोकस क्या हुआ? मुख्य फोकस कहते हैं मुख्य अक्ष के समांतर। जैसे ये देखिए, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसको कहेंगे मुख्य अक्ष पढ़ा जाता है या प्रधान अक्ष भी कहा जाता है। CP को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर जैसे ऐसे ऐसे किरणें जाते हैं ना, ये समांतर जा रहा है और ये दर्पण से जैसे टकराएगा, तो ये किधर होकर गुजरेगा? देखिए तो किधर होकर गुजरता है? ये गुजरता है किससे होकर? मुख्य फोकस से होकर के। ये जिस बिंदु से होकर गुजरता है उसी का नाम है क्या चीज? मुख्य फोकस। क्या नाम है? मुख्य फोकस। तो ये परिभाषा आप अपने मन से बना सकते हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले समांतर किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे करके आने वाली किरणें दर्पण से टकराने के बाद जिस बिंदु से होकर, जिस बिंदु मतलब ये बिंदु, जिस बिंदु से होकर गुजरती है उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य अक्ष तो ये हो गया, इसको कहेंगे मुख्य फोकस। क्या कहेंगे? मुख्य फोकस। वही हम परिभाषा में लिखे हैं। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम क्या कहेंगे? मुख्य फोकस कहेंगे। उसको F से सूचित किया जाता है। क्या चीज से? F से। परिभाषा आपको याद नहीं करना है, बल्कि आपको समझना है। समझ जाते हैं तो किसी तरह आप परिभाषा बना सकते हैं। तो मुख्य अक्ष के समांतर किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं या गुजरती हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे, नहीं मुख्य फोकस कहेंगे। मुख्य फोकस कहेंगे और मुख्य फोकस को F से सूचित किया जाता है। आगे हम जानते हैं मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष किसको कहते हैं? वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव। वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस, ध्रुव। ये तीनों को मिलाने वाले, तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। तो वही लिखे हैं, वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाले बिंदुओं को, यहाँ पे बिंदु छोड़ दिए हैं, चलिए, लेकिन आपको ये समझने में आ गए होंगे। वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को क्या कहेंगे? उसको कहेंगे मुख्य अक्ष। अब आगे जानते हैं हम दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक होता है, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। जितना बड़ा दर्पण होगा उसी को चौड़ाई को हम क्या कहेंगे? दर्पण का द्वारक। तो इसे देखिए, यहाँ से यहाँ तक क्या है? यहाँ से यहाँ तक क्या है? इतना। यहीं से हम क्या करेंगे? सबको देखना है, वह इमेज देखना है किस तरह दिखाई देता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या है? देखने लायक है। तो ये यहाँ से यहाँ तक जितना चौड़ाई हुआ दर्पण का चौड़ाई, यहाँ से ये दर्पण नहीं कहलाया, यहाँ पे रंगे नहीं है तो ये दर्पण नहीं कहलाएगा। तो वो कहलाएगा यहीं तक ना, यहाँ से यहाँ तक ही दर्पण कहलाएगा। तो दर्पण की चौड़ाई को जहाँ तक वो दर्पण बना है, दर्पण की चौड़ाई को क्या कहेंगे? द्वारक कहेंगे। क्या कहेंगे? द्वारक। तो यहाँ से भी क्या हो सकता है? परावर्तन हो सकता है, यहाँ से भी परावर्तन हो सकता है। जहाँ तक उसका क्या है? दर्पण बना हुआ है, वहाँ तक का परावर्तन कर सकते हैं। तो क्या हम समझे? दर्पण का द्वारक क्या समझे? दर्पण का द्वारक होता है, दर्पण का द्वारक दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का द्वारक कहते हैं। इसे हम क्या चीज से डोनेट किए हैं? इसको किए हैं M और M'। यहाँ से यहाँ तक जो हुआ ये हो गया क्या? दर्पण का द्वारक। आगे हम चलते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी होता है ध्रुव मतलब P
और मुख्य अक्ष एफ के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? बीच की दूरी को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी को एफ से सूचित करते हैं। जैसे ध्यान दें, तो परिभाषा हम लिखे हैं, ध्रुव, ध्रुव पी मतलब पोल, ध्रुव और मुख्य फोकस, ध्रुव और मुख्य फोकस का परिभाषा हम पहले बता दिए। ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? इसको कहेंगे फोकस दूरी, मतलब एफ कहेंगे। क्या कहेंगे? एफ कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी। अब आगे जानते हैं वक्रता त्रिज्या। ध्रुव और वक्रता केंद्र, ध्रुव और वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ तक दूरी जो नापा जाता है, इसी को हम क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे। तो कहने का अर्थ हुआ, मीनिंग क्या हुआ इसका? तो ये यहाँ से यहाँ तक परिभाषा जो हुआ, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहेंगे? वक्रता त्रिज्या कहेंगे, जिसको हम पीसी कहते हैं। पीसी ये दिया है, पीसी बराबर आर, आर बराबर क्या हो जाएगा? 2f। यहाँ से यहाँ तक एफ और यहाँ से यहाँ तक एफ, तो टोटल क्या हो जाएगा? 2f हो जाएगा। तो ये आपको वीडियो और इसमें परिभाषा के बारे में हम समझ गए, जो कि ये आपको अच्छा लगा होगा समझने में, और ये इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। तो ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। तो ये जितना भी हम बताते हैं, ये इसको याद नहीं करना है आपको, आपको समझना है, रटना कोई चीज़ नहीं है। आगे हम और जानेंगे। अब हम जानेंगे, इसको प्रूव करना है, F बराबर r/2। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होते हैं, उसके बारे में हमको सिद्ध करना है। तो हमने ये फिगर जो बनाया, फिगर कैसे बनाया है और आपको अच्छी तरह से बता देते हैं। चले, तो हम मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, माना कि जो जो हम किए हैं वही लिखेंगे। जो हम यहाँ पे किए हैं वही चीज़ हमको लिखना है, अदर चीज़ नहीं लिखना है। तो माना कि एम और एम डैश, माना कि एम डैश एक अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, जिसका केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र सी, ध्रुव टी और मुख्य फोकस क्या है? मुख्य फोकस एफ है। तो हम इसके बारे में समझिए। अब हम यहाँ पे क्या किए हैं उसके बारे में जानते हैं। तो ये कल्पना हम क्या कर रहे हैं, किए हैं क्या? तो देखिए, ए बी आपतित किरणें, ए बी जो है आपतित किरणें किसके समांतर जा रहे हैं? ए बी आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर। तो ए बी आपतित किरणें ये क्या कहलाता है? मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के समांतर। यहाँ अब दर्पण से टकराएगा, मुख्य अक्ष के समांतर, दर्पण से मुख्य अक्ष के समांतर किरण, आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से परावर्तन के बाद, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। तो वही हम लिखे। और ये क्या है? लंब डाला है। जैसे हम पढ़ाए थे, ये है
समतल दर्पण, और यहाँ से ये होता है आपतित किरण और ये होता है परावर्तित किरण। इसके बीच में हम क्या करते हैं, लंब डालते हैं, तब मालूम पड़ता है कौन आई बराबर कौन, ये परावर्तन के नियम से। उसी तरह ये किरण यहाँ से गुजरा तो ये मुख्य फोकस से होकर गुजरा, तो हम यहाँ से क्या कर दिए, लंब डाल दिए बी एम, तो ये हो गया कितना, ये आई हो जाएगा और ये हो जाएगा आर हो जाएगा, परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हो जाना चाहिए। चलिए हम जानते हैं, तो कौन, अब हम सिद्ध करने के लिए चलते हैं, ए बी सी, कौन ए बी सी बराबर सी बी सी, बी ये बी है, सी बी एफ, सी बी एफ, दोनों क्या होंगे, परावर्तन के नियम से कौन आई बराबर, कौन आई बराबर क्या हो जाएंगे, कौन आई बराबर कौन आर हो जाएंगे। ये परावर्तन के नियम, अगर यहाँ लिख सकते हैं तो परावर्तन के नियम से, नियम से ये हो गया, परावर्तन के नियम से हुआ। अब आगे हमको जानना है, अब ध्यान दीजिएगा, आप अगर जब पढ़े होंगे कि ये दोनों रेखा है, एक तिर्यक रेखा काटता है, तो ये कोण और ये कोण किसके नियम से, एकांतर कोण से बराबर होते हैं। तो ये एक समांतर रेखा है, ये एक समांतर रेखा है, और ये एक रेखा इसको क्या कर रहा है, काट रहा है, ऐसे करके काट रहा है। तो ए और बी है और सी है, ये एक ऐसे करके रेखा काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कि नहीं, तो ये बराबर होंगे ना इसके बराबर। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, कोण ए बी सी, ए बी सी ये वाला कोण, कोण किसके बराबर हो जाएगा, बी सी एफ के बराबर, जैसे आई बराबर यहाँ पे आई हो जाएगा, यहाँ पे एफ जैसे दे देते हैं, तो बी ए बी सी, बी सी एफ ये नहीं होंगे बराबर, तो यहाँ पर हो जाएंगे बी सी, तो ये क्या हो गए, दोनों बराबर, कौन सा नियम से, ये आई था तो ये कितना हो गया आई, तो यहाँ पर लिखना होगा एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से दोनों बराबर हो गया, तो ये भी बराबर हो गया, तो ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर, तो इक्वेशन 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से हमें क्या मालूम होता है, ये दोनों बराबर, तो ये दोनों भी आपस में बराबर, सी बी एफ बराबर बी सी एफ, ये हो गया। जब ये दोनों बराबर हो गया तो किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है, ये भी बी सी एफ है त्रिभुज, बी सी एफ, बी सी एफ का बात कर रहे हैं, ये वाला त्रिभुज, ये भी बराबर है बी सी एफ। देखिए ये त्रिभुज जो बना, ये ऐसे बना बी सी एफ, तो ये आर है और ये है आई, ये दोनों भी आपस में बराबर है, ये भी बराबर, ये बराबर, सब बराबर हो गया। तो ये दोनों आपस में जब बराबर होता है, किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर होता है, तो वास्तव में दो भुजा भी बराबर होंगे, और वह जो बराबर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम समद्विबाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा भी बराबर होते हैं। तो ये कौन सा त्रिभुज बना बोलिए, तो ये दो कोण बराबर हो गया, कोण बी और कोण सी बराबर हो गया, इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज है, बाहु त्रिभुज है कि नहीं, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका दो कोण भी बराबर होगा, यह 9th में आप पढ़ेंगे, समान भुजा के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, ये भी पढ़ेंगे। तो ये सी के सामने वाला बी, बी एफ, और बी के सामने वाला सी एफ, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। कैसे, तो ये जो दोनों जब कोण बराबर हुआ तो ये भी बराबर होंगे और ये भी बराबर होंगे, ये बराबर नहीं होंगे, तो ये बराबर हो गया। अब हम जानते हैं, चलते हैं, क्या चीज़ हम समझ रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा।
हम पीसी को क्या लिख सकते हैं? पीसी को हम क्या लिख सकते हैं? पीसी बराबर हम लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। पीसी बराबर लिख सकते हैं सी एफ प्लस पी एफ। तो चलिए, पी एफ तो आप जानते हैं, पी एफ क्या होता है? पी एफ हम लिख देते हैं यहाँ पे। पी एफ होता है, वो होता है एफ, और इसमें एफ होगा माइनस में, पर यहाँ पे हमको आगे चल के बनाना। चलिए पढ़िए। तो एफ हो गया, पी एफ हो गया एफ यहाँ से। अब यहाँ से ये तो पी एफ का दूरी तो निकाल सकते हैं सी एफ, यहाँ से सी एफ हो गया, ये हो गया क्या? सी एफ। तो आप अभी नहीं जानते हैं, तो पर यहाँ पे ध्यान देना, पी सी बराबर सी एफ प्लस पी एफ, ये लिख सकते हैं कि नहीं? अब पी एफ अब देखिए, सी एफ को हम क्या लिख सकते हैं? सी एफ बराबर क्या दिया है? पी एफ प्लस बी एफ प्लस बी एफ, ये हो गया पी सी बराबर। तो यहाँ पे क्या दिया था? सी एफ के जगह पर सी एफ को हटा करके हम पी एफ लिख दिए। क्यों लिखें? अब ये दोनों समझेंगे। पी एफ, अब ये पी एफ हो गया, क्या हो गया? पी एफ हो गया, सी एफ के जगह पर पी एफ हो गया। तो आप इसको इस तरह भी बना सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे? दर्पण का द्वारा धीरे धीरे छोटा करेंगे, दर्पण का द्वारा छोटा करते जाएंगे। जैसे ये एफ है और ये है बी, और यहाँ पे पी है, ये धीरे धीरे छोटा होते जाएगा। ये ससरते यहाँ पे आ जाएंगे कि नहीं? तो ये हो जाएंगे। तो इसका कहने का अर्थ है, यहाँ पर लिखना होगा, क्योंकि दर्पण का द्वारा छोटा, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, दर्पण का द्वारा बहुत छोटा है, तो छोटा होते होते इसी पर रखा जाएगा। तो कहने का अर्थ हो गया, यहाँ पे क्या चीज़ हो जाएगा? बी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ के बराबर। तो बी एफ किसके बराबर? पी एफ, तो पी एफ हो गया, और पी एफ यहाँ पर हो गया। अब पी एफ जोड़िएगा, पी एफ और पी एफ जोड़िएगा, तो हम यहाँ से बता देते हैं, यहाँ पे चल जाते हैं। तो पी सी बराबर हो जाएगा, पी एफ जोड़िएगा तो 2pf हो जाएगा, 2pf। और f का वैल्यू क्या है दिया हुआ? 2pf बराबर f हो गया। pc को क्या पढ़ेंगे? r, तो r बराबर क्या हो गया? f बराबर क्या हो जाएगा? f बराबर हो जाएगा r/2। ये हमको सिद्ध करना था। तो ये आशा करता हूँ कि आपको समझने में आ गए होंगे। और इस तरह आप YouTube पे पहले बार वीडियो देख रहे हैं, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना है, जो कि ये सिंपल फॉर्म में हम बताएं, बहुत इजी तरह से हम बता दिए ये कैसे कैसे होता है। अगर इस तरह आप बनाते हैं तो एक भी नंबर कटेंगे नहीं। तो आगे हम चल रहे हैं। अब हम जानेंगे आवर्धन के बारे में। आवर्धन के बारे में जानना है, इसके पहले हम बता दिए कई चीज़। अब आवर्धन के बारे में, आवर्धन क्या होता है कि आपका कितना बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है, कितना बड़ा प्रतिबिंब बना रहे हैं कोई वस्तु का, उसके बारे में जानकारी मालूम होता है। आवर्धित प्रतिबिंब, कभी कभी क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दे देते हैं आवर्धित प्रतिबिंब, तो कैसे बनाया जाता है वो। और आवर्धन को हम अगले वीडियो में सिद्ध करके बताएंगे, ये सूत्र कैसे निकला, ये सूत्र प्रूव हम करके बताएंगे। और कई ऐसे ऐसे सूत्र है आगे चल के, दर्पण सूत्र भी हमको सिद्ध करना है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये भी सिद्ध करके हमको आगे वाला वीडियो में जानना है। फिलहाल अभी ये हम बता रहे हैं, इसके पहले हम बता दिए। तो आगे हम जानते हैं
आवर्धन, आवर्धन जिसको हम m से सूचित करते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहते हैं। जैसे हम मान लेते हैं कोई वस्तु है, ये क्या है, दर्पण है, और यहाँ से क्या हुआ P, ये हो गया C, ये हो गया M। यहाँ पे हम वस्तु को रखें और प्रतिबिंब जब गुजारने पर एक तो पहले मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगे, मुख्य फोकस से होकर गुजरेंगे, नहीं तो हमको यहाँ पर रखना होगा। ध्रुव और फोकस के बीच ही रखते हैं, यहाँ पर रखते हैं ध्रुव और फोकस के बीच। तो ये प्रतिबिंब जैसे हम यहाँ से पहला प्रतिबिंब यहाँ से ऐसे करके गुजरेंगे, ये रेखा, दूसरा ये रेखा ये वक्रता केंद्र से होकर गुजरेंगे, तो इसी पथ पे लौट आएंगे। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेंगे, इस साइड बनेंगे। मिलने के बाद कहाँ प्रतीत होता है, यहाँ पे। तो ये प्रतिबिंब सीधा बना, वस्तु के सीधा प्रतिबिंब बना। तो यही वस्तु जो रखे थे, ये हुआ, ये h ऊंचाई का था और प्रतिबिंब बना कितना, h डैश। मतलब यहाँ से यहाँ तक ये h डैश हो गया, या यहाँ से यहाँ तक क्या कर सकते हैं, ये v हुआ, और यहाँ पर क्या था, u था। वस्तु की दूरी u और प्रतिबिंब की दूरी, कहाँ पे प्रतिबिंब बना, ये यहाँ पे। ये फिगर इधर बन रहा है क्योंकि इधर हम रंगे हैं, इधर हम रंग दिए, तो प्रतिबिंब किधर बनेगा। अब आगे चलते हैं। तो कहते हैं प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। एक तो ये हो गया, एक ये परिभाषा हुआ प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। तो m बराबर h डैश बटे h। तो ये हो गया क्या, प्रतिबिंब की ऊंचाई हो गया, और ये वस्तु की ऊंचाई, कितना बड़ा वस्तु था उसका इमेज फोटो कितना बड़ा बन रहा है। दूसरा परिभाषा ये भी बना सकते हैं, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के अनुपात को, प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की, हाँ प्रतिबिंब की दूरी वस्तु की दूरी के अनुपात को। तो आप जानते हैं प्रतिबिंब को किससे सूचित करते हैं, v से, और ये वस्तु को किससे सूचित करते हैं, u से। तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को, मतलब अनुपात होता है बटे, अनुपात को क्या कहेंगे, वो भी कहेंगे, उसको क्या कहेंगे, आवर्धन कहेंगे। तो इस तरह आपको ये आवर्धन का कोई सेंटीमीटर में नहीं होते, यूनिट दोनों का कट जाता है। कैसे कट जाता है, क्योंकि इसका हो जाएगा सेंटीमीटर में और इसका भी होगा सेंटीमीटर में, पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाता है, तो ये यूनिट में आ जाए, यूनिट में नहीं आता है, ये एक क्या चीज़ में आ जाता है, ये सदिश में, सदिश में, ये अदिश में आ जाते हैं, अदिश वेक्टर में आ जाते हैं, अदिश में आ जाते हैं ये। तो मतलब ये एक आ जाते हैं, मतलब ये इसके साथ कोई यूनिट दिया हुआ नहीं रहते हैं। तो ये हो गया। तो हम समझते हैं आगे कि आवर्धन के बारे में समझ गए, ये कट जाएंगे यूनिट। कभी कभी हो जाता है m का मान प्लस हो जाता है, कभी कभी ये भी प्रश्न आ जाता है m का मान प्लस हो गया। तो m का मान प्लस होने का अर्थ हुआ कि ये एक समतल दर्पण के इंगित करने हैं। समतल दर्पण में क्या होता है, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों सेम होते हैं, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों सेम होते हैं। तो मान लेते हैं प्रतिबिंब, वस्तु था 20 का और प्रतिबिंब बन रहा है -20 का, नहीं प्रतिबिंब भी बन रहा है 20 का, पर यहाँ पे माइनस है, तो प्रतिबिंब दूसरे साइड बनेगा तो वो क्या होगा, बदल जाएगा चिन्ह। तो इसीलिए 20/20 जो हो जाता है वो कट के कितना हो जाता है 1। तो +1 का मीनिंग हुआ क्या, प्रतिबिंब ये कैसा बन रहा है, ये कौन सा दर्पण के बारे में बता रहे हैं, ये समतल दर्पण के बारे में बता रहे हैं, और प्रतिबिंब का ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के बराबर है। तो ये हम समझ गए। अब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ गए होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। अवतल दर्पण का उपयोग हम जानेंगे जो कि परीक्षा में आते रहते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग हजामती बनाने में, सोलर कूलर में, सोलर कुकर में, सोलर कुकर उस समय होते थे, क्या होते थे बताते हैं। सोलर कुकर होते थे कि ये ऐसा एक दर्पण रहता था, दर्पण मतलब अवतल दर्पण, सारे किरणें को यहाँ पर आते थे और सारे किरणें आ करके ये क्या करते थे, एक काला जैसा बर्तन यहाँ रखा जाता था, काला जैसा बर्तन,
और आप जानते हैं आगे चल के पढ़ना है कि काला जो होता है ना किरण को ज़्यादा अवशोषित करता है, जो कि हमको आगे चैप्टर के अपवर्तन के बारे में हम जानेंगे। तो ये सारा किरण को क्या करेगा, यहाँ से टकराता है दर्पण से, दर्पण से टकरा करके यहाँ पे आते जाता है। यहाँ पे आप रखिएगा बर्तन, और बर्तन में रखिएगा अंडा फोड़ करके, तो अंडा भी आपका बन जाएगा, अंडा बन के तैयार हो जाएगा। क्योंकि ये सारे किरण को क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं, और डाल देने के बाद ये बर्तन क्या होता है, पूरी तरह से धीप जाते हैं, तप जाते हैं, और इसमें जो भी चीज़ रखाइएगा वो चीज़ आपका बन जाएंगे। तो ये हुआ क्या, सोलर कुकर का भी काम करते हैं। रोगियों के कान कान देखने में भी अवतल दर्पण का उपयोग, गला, नाक, ये सब जांचने के लिए डॉक्टर जो चश्मा लगाते हैं, लेंस लगाते हैं देखने के लिए, वो कैसा दर्पण होता है, वो होता है अवतल दर्पण होता है। क्या होता है, अवतल दर्पण होता है। अब आगे हम जानते हैं, ये चीज़ आपको समझने में आ गए होंगे। धूप में कागज के टुकड़े को जलाना, वो भी क्या है, अवतल दर्पण। जैसे धूप में ये जलाए ना, क्या किए, अपवर्तन करके यहाँ पे लाए थे सारा किरण को, तो ये धूप में जलेगा ही। सर्च लाइट, गाड़ी के हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट मतलब समझना, गाड़ी का हेडलाइट मतलब गाड़ी का कटोरा जो होता है ना, बड़ा जैसा जो हेडलाइट होता है उसका कटोरी होता है। क्या होता है, कटोरी, ऐसा जैसा एक कटोरी होता है, यहाँ पे बल्ब लगा रहता है। ये कटोरी जो देखना वो रंगा हुआ रहेगा, सिल्वर कलर का रहेगा या गोल्डन कलर का रहेगा, दोनों में से किसी एक का रहेगा। ज़्यादातर तो हम देखे हैं सिल्वर कलर का। सिल्वर कलर का जो रहता है उसी में क्या करता है, ये प्रकाश को, ये बल्ब जो जला इससे रिफ्लेक्शन हो करके क्या करता है, सूरज की रोशनी, सूरज नहीं होंगे, ये रिफ्लेक्शन करके ये सारा किरण को क्या कर देता है, आगे भेजता है। जो एक कटोरी रहते हैं, कटोरी का बना हुआ रहता है, बड़ा सा हेडलाइट रहेंगे, तो ये गाड़ी में भी रहते हैं। या आगे हेडलाइट, हेडलाइट मतलब आगे वाला जो बल्ब जो होता है। तो गाड़ी के हेडलाइट, टॉर्च, टेबल लैंप, जो हम लोग पढ़ते हैं कभी कभी टेबल लैंप पे, तो वो उसमें भी किसका उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। उत्तल दर्पण होता है सड़क, गली के स्ट्रीट लाइट में, मोटर कार में, ट्रक, बस, जितने भी हैं, मोटर कार, ट्रक, बस, तो वो गाड़ी जिस समय चलाते हैं, गाड़ी के साइड में एक मिरर लगा रहता है। वो मिरर क्या करते हैं, सारे किरण को क्या करते हैं, वो मिरर में ला देते हैं। इसीलिए कोई दूर भी व्यक्ति है तो वो मिरर में सारा दिखाई देते हैं, मिरर में तुरंत ही दिखाई दे देते हैं। दूर में भी रहे तो वो भी दिखाई दे देंगे, क्योंकि वो क्या करते हैं, दूर के सारे किरणों को एक जगह क्या करते हैं, अपसरित कर देते हैं। तो ये समझने में आ गया। तो हम जान गए हैं उत्तल दर्पण का भी उपयोग, अवतल दर्पण का भी उपयोग जान गए। आवर्धन के बारे में समझिए, और इसके पहले हम पढ़ें वो दर्पण सूत्र में, दर्पण में पढ़ें क्या चीज़, F = R/2, ये भी सिद्ध करने के लिए सीख गए। आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके हमें सुझाव दीजिए, और अगर वीडियो में कुछ तरह का या किसी तरह या पढ़ाने में किसी तरह का प्रॉब्लम हो रहा है या समझने में किसी तरह हो रहा है, तो आप हमें सुझाव दीजिए, हम फिर से उसको सुधारने का कोशिश करेंगे। और आपका जहाँ भी भाई बहन जो भी 10th का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो उसको भी ये शेयर कीजिए, ताकि वो भी ये वीडियो का लाभ ले सकें। और हम यही चीज़ इसी चीज़ पे हम बात करते हैं। और आगे चल के आप पढ़ते रहिए मन लगा के, और खुश रहिए, मिजाज गदगद रखिए, और ये वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये वीडियो किस तरह लगा। धन्यवाद।